बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से ख़बर ये है कि इंटीरियर सिंध के अंदर जुड़लू फेर दिया है पीपल्स पार्टी ने, और जितने रिज़ल्ट वहाँ से आ रहे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी कामयाब होती चली जा रही है। और दादू में उन्होंने 18 सीटें जीती हैं, जो मेरे पास रिज़ल्ट है उनके मुताबिक 23 में से। और दादू में हालांकि अभी तक पानी खड़ा है, हालात बहुत मुश्किल है। लोग पीपल्स पार्टी को ढूंढ रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहाँ से भी वोट ले लिए हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कैसे वोट लेते हैं वो। उसके अलावा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद में 160 में से 38 रिज़ल्ट आए थे जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 38 की 38 पीपल्स पार्टी ने जीती हुई थी उस वक्त तक। और दीगर बहुत सारी सीटें हैं वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो रही है। 7 में 15 सीटें, 15 की 15 जो दुनिया न्यूज़ के मुताबिक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं। और जो नताइज कराची से आ रहे हैं वहाँ पे जमात इस्लामी सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है, उसके बाद पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर रही है, और आखिर में यानी तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परफॉर्म कर रही है। वजह क्या है? नंबर एक तो ये है कि खाली मकबूलियत के ऊपर आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत सकते, और वैसे भी इलेक्शन जीतने के लिए आपको पूरी तगड़े तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर आपको नेटवर्क चलाना पड़ता है। धांधली बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, जो मेरे पास इत्तला आते हैं। जुड़लू फेरा गया है, पहले से तैयार वोट लाकर डाले गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो देही इलाके हैं कराची से मुल्का आसपास के एरियाज़ हैं, के माड़ी का, कुरंगी का, जो साइड एरियाज़ हैं ज़रा, वहाँ पे बहुत तेज़ी से अपने उम्मीदवारों को जितवाया है। बंदोबस्त जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी का बेहतर था। अगर आप कंपैरिजन करें तो जमात इस्लामी कराची में आप ये कह सकते हैं कि बेशक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी मकबूल ना हो, लेकिन जमात इस्लामी का उम्मीदवार मौजूद था। हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो बाकायदा ऐसा महसूस होता था कि मेयर के कैंडिडेट भी हैं और वो मेयर बने हुए भी हैं और बनने वाले भी हैं, ऐसा ही लगता था। और बड़ी कमांड के साथ बड़े लंबे अरसे से वो इसके ऊपर चल रहे थे। तो कराची में जमात इस्लामी ने अपना एक बेहतर कैंडिडेट भी दिया, एक बेहतर कैंपेन की। उनके लोगों ने बड़ी संजीदगी से ग्राउंड के ऊपर काम किया, और उन्होंने धांधली से बचने की भी तमाम तदाबीर की हैं। एमकेएम ने बाइकआउट कर दिया था। एमकेएम के बाइकआउट की वजह से कुछ जो एमकेएम के वोटर थे वो नहीं आए, और कुछ लोग जो एमकेएम के रिएक्शन में वोट डालने आते हैं वो भी नहीं आए। यानी अगर आप ये कहें कि 10% लोग ऐसे हैं जो एमकेएम को वोट डाल रहे थे वो नहीं आए, तो फिर आप ये कहें कि 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो एमकेएम की मुखालफत में वोट डालने निकलते हैं, वो भी नहीं आए। तो माहौल जो है वो इलेक्शन का एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बाइकआउट करने की वजह से भी ख़राब हुआ है। अब जब जनरल इलेक्शन में एमकेएम लड़ेगी तो इनको लग पता जाएगा कि पब्लिक कितने गुस्से में है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने धांधला किया इंटीरियर सिंध के अंदर भी और कराची के अंदर भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी ने कुछ हद तक उसको रोका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए ऐसा लगता है कि तैयार नहीं थी। आप इनके कैंप्स में देख लें और इनकी मेंबरशिप में देख लें, इनके जलसों में देख लें, और इवन इनको जो कराची में सीटें मिली उनके मुताबिक देख लें, तो ये एक मकबूल तरीन पार्टी है कराची की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अगर आप इनके लीडर्स को देखें कि वो किस तरीके से अवाम के अंदर अपना बयानिया लेकर जाते हैं, तो उसमें तो वो ठीक हैं, लेकिन अवाम को मोटिवेट करने में, ग्राउंड के ऊपर अपने कारकुनों को तैयार करने में, धांधली को रोकने में, इन चीज़ों में उनका तजर्बा वो नहीं है। आपको याद होगा पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 70-80% इलेक्शन जीत लिया था, 75 से 80%। तो वो कैसे जीता था? एक एक हलके के ऊपर तैयारी की थी, एक एक यूनियन काउंसिल के ऊपर तैयारी की थी, ग्राउंड पे कारकुनों को तैयार किया था, ना सिर्फ वोट हासिल किए थे बल्कि वोटों के ऊपर पहरा भी दिया था, और गिनती तक उठे नहीं थे। हर किस्म की मुश्किल का उन्होंने सामना किया और फिर वो इलेक्शन जीत गए। तो इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं होता, और ये झटका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये बताएगा कि अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो फिर आपको इलेक्शन की भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने अपना कोई कैंडिडेट भी नहीं दिया था, यानी कोई कैंडिडेट ही अपना दे देते कि जनाब ये उम्मीदवार है हमारा, जो मेयर का उम्मीदवार है। यानी पीपल्स पार्टी ने सईद गनी साहब दिए हुए थे, जमात इस्लामी ने भी अपना कैंडिडेट दिया हुआ था। एमकेएम ने बाइकआउट इसलिए किया कि एमकेएम को पता था कि वो अपना मेयर नहीं बनवा पाएंगे, और अगर मेयर के इलेक्शन में एमकेएम अपना मेयर ना बनवा पाएँ तो फिर इलेक्शन लड़ने से बेहतर है कि इलेक्शन ना लड़ें जब कामयाबी नहीं मिल रही। तो एमकेएम ने बाइकआउट किया इसका, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने मीडिया पे बहुत शोर भी मचाया। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उनकी कुछ बातों को इंडोर्स किया। वो इसलिए इस वक्त कर रहे हैं
कि पीपल्स पार्टी की भी तारीफ़ कर रहे हैं और एमकेएम की भी कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब। उसकी वजह यह है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट उनको चाहिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरकरार रखने के लिए। अब जो खबरें हैं मैं आपके साथ मज़ीद शेयर कर देता हूँ कि कुछ लड़ाई झगड़े के वाक़यात पेश आए, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, कुछ कैंप्स जो है उनको आग लगा दी गई पोलिंग से शुरू होने से पहले। सारा दिन ऐसी वीडियोस आती रही जिनके अंदर ठप्पे पे ठप्पा लग रहा था और तीर के ऊपर लगाए जा रहे थे। पीपल्स पार्टी ने बेशतर वोट ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत लिया है, चाहे वो इंटीरियर में लिया है, चाहे वो कराची के अंदर लिया है। लगातार वो इसी तरीके से वोट लेते हैं और ऐसे ही वोट लेकर वो जीतते हैं। आप कराची में जाएँ, किसी भी शहर में जाएँ, सिंध के आप लोगों से पूछें तो लोग शिकवा करते हैं पीपल्स पार्टी से, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो उसके अंदर वो ठप्पे लगवाते हैं, वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक वहाँ पे सही इलेक्शन नहीं होगा सिंध के अंदर, तब तक फिर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, या जब तक लोग निकल कर खुद अपने वोटों का ध्यान नहीं रखेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ेगा सिंध के अंदर। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़े हुए हैं कुछ जगहों पे, और वो झगड़े इसलिए हुए कि जमात इस्लामी रजिस्ट कर रही थी और उनकी तैयारी बेहतर थी। तो अब तक जो इतलात आ रही हैं उनमें जमात इस्लामी नंबर 1 पे जा रही है, पीपल्स पार्टी फ़िलहाल जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके पीछे आ रही है, और उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ अगर जो इस वक्त सिचुएशन है उनकी, हुकूमत उनकी गिरने के बाद, रिजीम चेंज होने के बाद, इमरान खान साहब को गोलियां तक लग गई उसके बाद, तो उनके कैंडिडेट्स ज़्यादा सीटें जीतने चाहिए थे, लेकिन वो इस इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाए और इलेक्शन डे को तो बहुत बुरी तरह वो इसमें नाकाम हुए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नून लीग ने 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 3 नाम सामने आ रहे हैं। नून लीग की तरफ से मुबैना तौर पे जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें खलीलुर रहमान रमदे साहब जस्टिस रिटायर हैं, और साबिक ब्यूरोक्रेट हैं नासिर मसूद खोसा साहब, ये चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, और जवाद अस ख्वाजा साहब, इनके भी नाम आए हैं। तो ये तो 3 नाम जो है वो PMLN की जानिब से आ रहे हैं। इसी तरह सलमान शाह साहब का नाम है और 2 और लोगों का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें एक नाम जो है डॉक्टर परवेज़ हसन साहब का है, एक शुएब सडल साहब का है, और एक नाम जो है वो इसके अंदर सलमान शाह साहब का है, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े शानदार आदमी। वो इससे पहले भी मेरे ख्याल में निगरान में काम कर चुके हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आला नहीं कर चुके, वो बतौर वज़ीर काम कर चुके हैं निगरान सेटअप के अंदर। तो ये वो नाम हैं जो सामने आ रहे हैं PMLN और PTI की जानिब से। और पंजाब का वज़ीर आला जो है उसका इंतखाब अगर ख़ुद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर कर लें तो ये जमहूरियत की एक कामयाबी होगी। अदरवाइज़ ये मामला जो है वो दूसरे हाथों में चला जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट फिर फैसला कर रही होगी कि कौन होगा पंजाब का वज़ीर आला, तो ये एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जरदारी साहब वैसे लाहौर में आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पे इन चीज़ों पे काम करने का जो है वो शुरुआत उन्होंने कर दी थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोशिश करते हैं हमेशा कि सेटअप जितना ज़्यादा हो सके उनके हाथ में रहे और वो उसके ज़रिए से इलेक्शन को अपने कंट्रोल में करें, जैसा कि उन्होंने अभी सिंध का इलेक्शन अपने कंट्रोल में किया, जैसा कि उन्होंने कराची का इलेक्शन अपने कंट्रोल में किया। तो ये जब तक के माफिया से टक्कर लेने के लिए बाकायदा टीम्स तैयार नहीं होंगी, मैं कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जमहूरी अंदाज में अपना हक छीनने की बात कर रहा हूँ, तो तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सिंध के अवाम को कोई तब्दीली लाकर नहीं दे सकती। तब तक सिंध के लोग जो हैं, और वो सिंध के लोगों को खुद करना पड़ेगा, जब तक सिंध के लोग खुद खड़े नहीं होंगे, कराची के लोग खुद खड़े नहीं होंगे, तब तक उनके हालात नहीं बदलेंगे। और जो वहाँ पे हालात हैं उनको जब जाकर हम देखते हैं तो हमें दुख होता है कि ये रोशनियों का शहर है, इसकी क्या हालत हो गई है। बहरहाल अगर जमात इस्लामी के मेयर बन जाते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे बेहतर उम्मीदवार जो है वो जमात इस्लामी का मेयर हो सकता है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, बड़े शानदार आदमी हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और अगर उनको मौका मिलता है और वो आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी नेमतुल्लाह साहब थे गालिबन कराची के मेयर MKM से पहले, और उन्होंने बड़ा शानदार काम किया था, बहुत सारे मंसूबे शुरू किए थे, एक नया कराची बनाकर रख दिया था। और अगर हाफिज़ साहब आ जाते हैं और वो कराची का पैसा सही तरीके से कराची के शहरियों पे खर्च करते हैं तो ये दोबारा से जमात इस्लामी इस शहर की रौनकें और इस शहर की रोशनियाँ वो बहाल कर सकती है। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ऐसे लोग हैं, आज मुझे पता चला, कि जो ये सोच रहे थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को एक ऑप्शन के तौर पे लिया जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत जाती है तो फिर कौन होगा कराची का मेयर, इसका उनको आइडिया नहीं था, और कोई ऐसा आइडिया भी नहीं था, विजन भी नहीं था कि कौन जो है वो
यहाँ पे होगा, उसकी शख्सियत को देखकर आइडिया हो जाता है कि हमारे साथ होने क्या वाला है। कासिम अली शाह साहब का एक वाक़या हुआ और बहुत ट्रोलिंग हुई उनके ख़िलाफ़, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने उस इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा देखा जो वो इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात करके इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी उनकी बातचीत रही। और नॉर्मली वो इंटरव्यूज़ करते नहीं हैं इस तरह से। मैंने उनको सरफराज शाह साहब के साथ देखा है, वो मजहबी शख्सियत हैं, उनके पास बहुत इल्म है। उनके साथ मैंने उनको देखा कि वो बातचीत करते हुए कुछ वीलॉग्स वगैरह, और मैंने ज़्यादातर उनको देखा वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बातचीत करते हैं। तो मैंने इमरान खान साहब के साथ उनके कुछ क्लिप्स देखे, पूरा उसको सुना नहीं था पहले, और वो देखकर मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल है, जैसे वो बातचीत हमारे साथ निजी ज़िंदगी में बैठकर करते हैं वैसे ही वो बातचीत इमरान खान साहब के साथ भी कर रहे थे, और उनसे कुछ बातें पूछ भी रहे थे, उनको कुछ बातें बताने की भी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो है वो उनकी एक तस्वीर आती है कि वो उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। फिर एक उनकी वीडियो आती है कि वो परवेज़ इलाही साहब से मिले, वहाँ पे उन्होंने सवाल जवाब किए हैं। और फिर उनका एक इंटरव्यू चलता है टीवी चैनल पे 92 पे, और उसके अंदर वो कुछ जुमले बोल देते हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। यानी दो चीज़ें ऐसी हुई, इसमें दो जुमले हैं जिनके बारे में आप एतराज़ कर सकते हैं। मुझे हैरत हुई वो दो चीज़ें सुनकर, क्योंकि मैं कासिम अली शाह साहब को जानता हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। दो चीज़ें सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। एक, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इंटरव्यू देते हुए जुमला बोला कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और एक निजी नौइयत का हमला था ये। और यानी अगर कोई शख्स अपनी निजी ज़िंदगी के मामले में किसी दिक्कत से गुज़रा है या किसी मुश्किल से गुज़रा है तो उसको टॉन्ट नहीं करना चाहिए। आपको लीडर को आपने तोड़ना है या देखना है, तो ये तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की भी जो है वो निजी ज़िंदगी के अंदर लोग मसाइल निकालते थे, और बहुत सारे लोगों की निजी ज़िंदगी के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं, तो निजी मामलात को रहने देना चाहिए था। इस तरह तो बहुत सारों की बहुत सारी शादियाँ हैं। तो अगर उस लीडर के अंदर वैसे ही कोई कमी है, या वो उसकी गवर्नेंस का इशू है, या कोई ईमानदारी का मामला है, या वो बेईमान है, या उसने कोई फ्रॉड किया है, या वो झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो ज़रूर बताना चाहिए था। लेकिन कि जो बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवर था, ज़्यादा था। दूसरा, एक और चीज़ जो उन्होंने कही कि इमरान खान साहब लगता है कि क़यामत वाले फ़ैसले भी यहीं करना चाहते हैं। ये एक पाकिस्तान में, को पता है, लोग ज़रा मज़हबी तौर पे जुनूनी हैं, तो इसको एक मजहबी रंग के तौर पे भी लिया जा सकता है इस जुमले को। और ऐसे ही जुमले हैं जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी बड़ी तनकीद होती रही है कि वो फितना फैला देते हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। खुदा न खास्ता लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें और वीडियोस बनाकर उनके बारे में की थी और तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए थे। तो रोज़े क़यामत के जो फ़ैसले हैं, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ऐसी लाइन थी जो नामुनासिब थी कि इमरान खान साहब क़यामत वाले फ़ैसले यहाँ क्यों करेंगे। देखें, एक होते हैं हुकूकुल इबाद और एक होते हैं हुकूकुल्लाह, और हुकूकुल्लाह के ऊपर जो पकड़ है वो क़यामत वाले दिन है। हुकूकुल इबाद के ऊपर पकड़ दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, दोनों जगह के ऊपर है। और अल्लाह ताला ने जो शरीयत मुसलमानों को दी है उसमें भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम है। दुनिया में जितने मज़ाहिब है उन तमाम के अंदर सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, और जितनी आसमानी किताबें हैं उनके अंदर भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम मौजूद है। अगर ये सारे फ़ैसले क़यामत वाले दिन ही होने होते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मना कर देते कि कोई किसी को कुछ ना कहे, मैं क़यामत वाले दिन खुद ही तुम्हारे दरमियान फ़ैसले कर दूँगा। वो फ़ैसले ज़रूर करेगा हम सब के, लेकिन उसने ज़मीन के लिए भी कुछ कायदे और कानून बनाकर इंसानों को दिए हैं। पूरी एक शरीयत मौजूद है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंसानों ने सदियों तक इस ज़मीन पर रहने के बाद बहुत सारे कायदे और कवानीन सीखे हैं और उनकी मौजूदगी में वो रहते हैं। यानी जिस मुल्क के अंदर या माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है और पकड़ होती है, सख्ती होती है, वहाँ पे आप देखें वो तरक्की करते हैं और वहाँ पे मसाइल उतने ज़्यादा नहीं होते, हालात वहाँ के बेहतर होते हैं। और जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होता, जहाँ सख्ती नहीं होती, वहाँ पे कोई आपके सामने तरक्की भी नहीं होती, ताकतवर की हुक्मरानी होती है, लोग मर्ज़ी के मालिक होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून। तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें कासिम अली शाह साहब ने थोड़ी सी ओवर बोल दी।
और उसके बाद एक बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड की जानिब से, पाकिस्तान की यूथ की जानिब से, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोल दी, उनमें बहुत सारी नामुनासिब भी थी। अब उसके बाद कासिम अली शाह साहब ने फिर इंटरव्यूज़ दिए 2-3, और उनमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं इमरान खान साहब का वोटर हूँ, पहले भी था, आइंदा भी उनका वोटर रहूँगा, मेरी फैमिली भी उनकी वोटर है, और इतना दलेर आदमी पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ के अंदर कोई नहीं आया, और ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान में अब पैदा हो गया। तो ये थी जी सारी एपिसोड। अब कासिम अली शाह साहब के साथ हुआ क्या, क्यों उन्होंने इस तरह के जुमले बोल दिए, या वो बैलेंस करना चाह रहे थे, या खुदा न खास्ता कोई दबाव था या कोई चीज़ थी, वो खुद बता सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर मैनेज कर लेंगे इन चीज़ों को। लेकिन मैं जितना उनको सुनता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से उनकी मुतासिर हुआ हूँ। कुछ अर्सा पहले एक जगह पे हमने इकट्ठे एक तकरीब को अटेंड किया था, वहाँ मैंने भी तकरीर की थी, उन्होंने भी की थी, और मैंने उनकी तकरीर पूरी सुनी थी। वो ऑडियंस के साथ बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा अगर कोई गलतफहमी या कोई ऐसी चीज़ है तो कासिम अली शाह साहब उसको ठीक करेंगे, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों के लिए एक एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो सियासत में आए, उन्होंने ये सवाल भी, पता नहीं अब उनका अकाउंट है या किसी और का, पूछा है, तो मेरी नज़र में उनको ज़रूर सियासत में आना चाहिए और खुल कर बात करनी चाहिए और खुल कर सियासत करनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए और खुल कर कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए और खुल कर कहना चाहिए, और एक नुक्ता नज़र अपना बड़ा ठोस किस्म का रखना चाहिए कि ये ठीक है, ये गलत है। तो ये एक एपिसोड हुई है, मैंने कहा आपके साथ मैं जो हक़ाइक़ हैं वो शेयर कर दूँ आपके सामने ही अब सारा कुछ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।